मैं एक ही लाइन में कहूंगा सर, अगर डायरी में लिख लीजिए, ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ डायरी में लिख लीजिए। जैसे इंसानों को प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ती है, वैसे ही पौधों को भी प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ती है। और एग्री बूस्टर प्लस पौधों का, फसल का प्रोटीन शेक है। जैसे हमको प्रोटीन शेक मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, वैसे फसल को भी प्रोटीन शेक और मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। तो इस मल्टीविटामिन और प्रोटीन शेक को हम ग्रोथ प्रमोटर का नाम देते हैं, ऑल इन वन प्लांट फूड का नाम देते हैं दोस्तों। तो एग्री बूस्टर प्लस एक ऑल हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनर मिस्टर श्रेनिक मेहता सर, प्लीज वेलकम सर। आपका शानदार स्वागत है जूम पैनल में, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। और अभी अगर बीच में कहीं पे भी कुछ अगर नेटवर्क का कुछ इश्यू रहा या वीडियो या ऑडियो का इश्यू रहा तो प्लीज मेरे को जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सारे मेरे डीएमपीएल के दिग्गज लीडर्स और सारे मेरे मित्रगण को बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग और नमस्कार। वेलकम टू द मीटिंग। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ये जो सुबह का जो भी ये वक्त है, इस वक्त को हम सबसे ज्यादा फ्रूटफुल बनाए, बेनिफिशियल बनाए। कि आज जो भी हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, भारतवर्ष के कृषि क्षेत्र के बारे में, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहे। इस मीटिंग के दौरान अगर कहीं पे भी कुछ अगर नेटवर्क का इशू रहा या कुछ भी अगर रहा तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको इमीडिएटली हाईलाइट किया जाए और इमीडिएटली चैट बॉक्स में अपडेट किया जाए। ठीक है, ओके। सो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मीटिंग के साथ, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। 8:12 हुई। हम कोशिश करेंगे इस सेशन को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जैसे यूट्यूब की लिंक क्रिएट की गई है, जितने ऑलरेडी 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, तो ये सभी का अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग और नमस्कार मेरा। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। और जैसे हम लोग एग्रीकल्चर ट्रेनिंग जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ उससे पहले एक चीज सबको जरूर बताता हूँ कि दोस्तों आज से कुछ वर्ष पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब हम पे ब्रिटिशर्स का जब हम होल्ड आने लगा, उसके पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक वो आपने सभी ने गाना सुना होगा कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हमारी जो मिट्टी थी, हमारी जो धरती थी, वो इतनी ज्यादा उपजाऊ, इतनी ज्यादा फर्टाइल, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव थी कि उसके अंदर किसी भी चीज का अगर बीज बोया जाता तो वहां से हम लोग क्या उगलते थे? सोना उगलते थे। हमारी धरती क्या उगलती थी? सोना उगलती थी। हमारी मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल थी, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव थी, इतनी ज्यादा शानदार मिट्टी थी कि उसके अंदर हम लोग कुछ भी चीज का अगर बीज बोए तो वहां से सोना उगल के बाहर आता था। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त आज से 40 से 50 वर्ष पहले जो भी हमारी खेती हुआ करती थी, जो भी हमारा फार्मिंग हुआ करता था, वो इतना ज्यादा नेचुरल और इतना ज्यादा सही तरीके से गोबर आधारित खेती और इतना पशु आधारित खेती हुआ करती थी पहले के, जहां पे भी हम किसी भी चीज का अगर बीज बोते तो वहां से सोना उगल के बाहर आता था। मिट्टी इतनी ज्यादा जानदार, शानदार और जबरदस्त मिट्टी थी, इतनी ज्यादा फर्टाइल मिट्टी थी। पर इंसानी लालच, पिछले कुछ वर्ष में क्या हुआ? बढ़ती जनसंख्या। हम लोग 40-50 करोड़ से 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ की आबादी हुई, 100 करोड़ की हुई, 120, अब 130। और देखते देखते 2030 तक हम लोग अनुमान लगा रहे कि भारतवर्ष में 150 करोड़ की आबादी होगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है? खाने की डिमांड बढ़ रही है, पैदावार, हमको ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहिए। तो अब ये खाना कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, गेहूं कोई फैक्ट्री में बनता नहीं है, चावल कोई फैक्ट्री में बनता नहीं है, बाजरा, गन्ना, ये सब कुछ फैक्ट्री में बनता नहीं है। ये कहाँ से बनता है? ये हमारे खेतों में बनता है। ये कोई मशीन से आने वाली चीज नहीं है, ये खेतों में बनने वाली चीज है। ये नेचर यानी प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट चीज है दोस्तों। जो ऊपर वाला ईश्वर डिसाइड करता है कि कैसा मौसम रखना है, कैसा माहौल बनाना है, उसके हिसाब से हमारी खेती कैसे होनी है, ये ऊपर वाले डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो ये कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज नहीं है। ये खेती एक ऐसी चीज है जो हम लोग प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और पिछले कुछ वर्ष में हमने क्या किया? हमने इस नेचर के साथ खिलवाड़ किया। हमने हमारी मिट्टी, यानी हमारी जो हम लोग बोलते हैं कि धरती माता, हमने हमारी धरती माँ के साथ, हमारी नेचर के साथ, हमारे जो भी हमारे पर्यावरण के साथ हमने क्या किया है? खिलवाड़ किया है। कैसे खिलवाड़ किया है? हमने इतना सारा ज्यादा जहर भर दिया है मिट्टी के अंदर, केमिकल भर दिया है, इतना ज्यादा यूरिया, डीएपी जैसे और बहुत सारे जहरीले तत्व हमने मिट्टी के अंदर मिला दिए हमारी लालच के कारण। हमको पैदावारी बढ़ानी थी।
हमने पैदावारी बढ़ाने के चक्कर में मिट्टी के अंदर इतना सारा फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, इतना सब कुछ जहरीले तत्व डाल दिए कि पैदावार तो बढ़ गई पर मिट्टी हमारी मर चुकी है, मिट्टी खत्म होगी हमारी। तो दोस्तों आज जो मैं बता रहा हूँ ये एक एक शब्द आप अच्छे से डायरी में लिखिए, आप अच्छे से इसको सुनिए। उसका कारण है कि जहां जहां पे भी आप ये प्रोडक्ट लेके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाएंगे, आप जो जहां जहां पे भी ये प्रोडक्ट को लेके आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, तो पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो करने जा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर हमारा विजन सही है, अगर हमारा मिशन सही है, तो दोस्तों प्रोडक्ट तो खुद ब खुद सिस्टम के अंदर आगे जाके बिकने वाला है। हमारा विजन और मिशन बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, डीएमपीएल की टीम करना क्या चाहती है, ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मिट्टी मर चुकी है, ये शब्द आप डायरी में लिख दीजिए, मिट्टी मर चुकी है। भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि हमने जो यूरिया, डीएपी और जो खतरनाक केमिकल्स का जो इस्तेमाल किया, इसके कारण मिट्टी के अंदर रहे जो ऊपर जो मित्र जीवाणु है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो मिट्टी के ऊपर दिखा करते थे, वो उनकी कॉलोनियां बर्बाद हो चुकी है। वहां पे इतना ज्यादा जहर आ चुका है कि वहां पे जितने भी मित्र जीवाणु वहां पे दिखते ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम में अगर हमारे हमारे फादर, फोर फादर या ग्रैंड फादर के टाइम पे अगर हम मिट्टी के अंदर चलते, खेतों में चलते थे, तो सर हमारा पैर अंदर धस जाता था, हमारा पैर अंदर चला जाता, मिट्टी इतनी मुलायम हुआ करती थी। आज की डेट में अगर हम खेत में जाते हैं और खेत में चलते तो ऐसा लगता है ऐसे क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं। मिट्टी इतनी ज्यादा कठिन हो चुकी है, मिट्टी इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी है, वहां पे इतना ज्यादा हार्ड सरफेस हो चुका है कि हम लोग वहां के ऊपर चलते तो ऐसा लगता है ऐसे कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो। तो दोस्तों जो पहले के टाइम पे मिट्टी मुलायम हुआ करती था, वहां पे केचुए दिखते थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो गुलाबी कलर के, पिंक पिंक कलर के वॉर्म्स दिखते थे। तो वो वॉर्म्स को क्या कहते थे हम, केचुए। आज एक केचुए के अंदर इतनी ताकत होती थी कि एक केचुआ पूरे साल में कम से कम 100 टन, 100 टन यानी कि 1 लाख किलो मिट्टी को पलटा सकता था। क्योंकि क्या है, केचुआ मिट्टी खाता है और धीरे धीरे जमीन में जाके वापस मिट्टी खाता है और ऊपर आते होते वापस मिट्टी को छोड़ता है, यानी कि वो मिट्टी को नेचुरली पलटाने का काम करता था हमारा केचुए। तो ये जो केचुए, वो केचुए वहां से सारे मर चुके हैं, क्योंकि यूरिया डीएपी डालने के बाद क्या हुआ, जहर डालने के बाद क्या हुआ, केचुए मर चुके, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया मर चुके। वहां पे कार्बन कंटेंट की कमी हो गई, ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो गई, वहां पे नेचुरल एलिमेंट्स जो अवेलेबल हुआ करते थे उसकी कमी होने लगी, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा और साथ ही साथ पानी खराब होने लगा, हवा खराब होने लगी। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ यूरिया डीएपी डाल के हमारी खुद का नुकसान किया है, हमारी मिट्टी का नुकसान किया है। वो एक पल भर के जो हमारी पैदावार बढ़ाने की जो हमारी लालच थी, जो हमारी इच्छा थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो कुछ भी किया है उसने हमारे पर्यावरण को नुकसान किया है। इसीलिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम यूरिया, डीएपी और जहरीले तत्वों का इस्तेमाल कम करके एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक खेती, यानी कि सेंद्रिय खेती, यानी कि एक नेचुरल फार्मिंग की तरह हम आगे बढ़े। तो दोस्तों डीएमपीएल के विजन को मैं सलाम करता हूँ। इस विजन को, जो भी हमारा ये इस उद्देश्य है कि हमको भारत जहर मुक्त बनाना है, जहर मुक्त राष्ट्र बनाना है, एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जहां पे जहर आधारित खेती ना हो बल्कि एक नेचुरल तरीके से खेती हो, एक इतनी जबरदस्त तरीके से शानदार नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से खेती हो जहां पे हम हमारी पैदावार, अच्छी पैदावार ला पाए, स्वस्थ पैदावार ला पाए और साथ ही साथ हम पर्यावरण को, इंसानों को, पशुओं को, सबको स्वस्थ रख सके। तो दोस्तों आइए चलते इसी को आगे बात करते हुए कि हम जब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम जब जैविक खेती की बात करते हैं, तो जैविक खेती ये एक शिस्तता है, ये क्या है, एक डिसिप्लिन है, एक शिस्तता है। ये कोई एक प्रकार की खेती नहीं है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम लोग 4 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट से खरीद लिए और वो 4 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हम लोग खेती करना शुरू कर दिए तो आइए चलो हम कह सकते हैं कि हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। नहीं, जैविक खेती एक शिस्तता, एक डिसिप्लिन है जहां पे हमको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी हमारा किसान मित्र हमारे जो भी है वो इनपुट यानी कि फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, मिट्टी के लिए जो कुछ भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, वो सारी प्रोडक्ट एक तो सबसे पहले जैविक हो, कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो, पानी को स्वस्थ रखा जाए, मिट्टी को स्वस्थ रखा जाए, पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मिट्टी हमारी मर चुकी है, तो ये बहुत ही गौर फरमाने वाली चीज है कि जब मिट्टी मर चुकी है तो फूड एग्रीकल्चर एसोसिएशन यानी कि
जो पूरे वर्ल्ड का जो फूड एसोसिएशन है, फूड एसोसिएशन क्या कहता है पता है? एक इंग्लिश में उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा 2 शब्दों में टाइटल दिया था सर, नो सॉइल इज नो फूड। यानी कि अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो खाना उसके ऊपर पैदा होना नामुमकिन है। यानी कि हम एक ऐसे वक्त के आगे बढ़ रहे हैं जहां पे अगर मिट्टी खत्म होगी है तो खाना पैदा ही नहीं हो सकता। ये ऐसी बात है कि अगर हमारे कल के ऊपर यानी कि हमारी खोपड़ी के ऊपर अगर अंदर से कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, अंदर एमिनो एसिड ही फॉर्म नहीं हो रहे, तो बाल कहाँ से उगेंगे? आज शरीर के अंदर अगर इंसान का अगर जो हृदय है, हार्ट, अगर हार्ट ही ब्लड पंप करना बंद कर देगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? वैसे ही अगर जमीन के अंदर अगर मिट्टी खत्म हो जाएगी तो मिट्टी खत्म होने के कारण क्या होगा? उसके ऊपर किसी भी प्रकार की फसल का पैदा होना दोस्तों नामुमकिन है। और हम लोग एक ऐसे मिट्टी के तरफ जा रहे हैं, ऐसी मिट्टी के निर्माण के तरफ जा रहे हैं जहां पे फसल पैदा ही नहीं हो सकती। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये हम नहीं बोल रहे, ये नासा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, नासा, अमेरिका में बोला था। उसने सैटेलाइट की इमेज लेके बताया था, ऊपर से जो सैटेलाइट होता है उपग्रह, उपग्रह के इमेज के द्वारा बताया था कि भारत में काफी जगह पे मिट्टी ऐसी हो चुकी है कि 2035 के बाद, 2035 के बाद वहां पे खेती होना नामुमकिन है अगर हम जिस तरीके से अभी खेती कर रहे हैं तो। सर आपको जान के ताजुब होगा कि भारत और नॉर्मली जितना यूरिया डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए उससे 16 गुना, 16 टाइम ज्यादा यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करती है। यानी कि हम जहर तो इस्तेमाल कर रहे हैं पर हम लोग 16 गुना ज्यादा जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहर इस्तेमाल करने में भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। तो जो हमने हमारी मिट्टी की जो अभी कंडीशन है, वो मिट्टी कंडीशन को देखते हुए हम हमेशा कहते हैं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन अगर खेती देखे, अच्छी खेती देखे, अच्छा खाना देखे, स्वस्थ खाना देखे, तो दोस्तों उसका बीज हमको आज से ही बोना पड़ेगा। यानी कि उसका निर्माण हमको आज से करना पड़ेगा कि अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाली जो भी हमारी नस्ल है वो एक अच्छी फसल देख पाए, अच्छी और जबरदस्त खेती देख पाए, तो उसके लिए हमको बीज आज से ही बोना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी मैं घूम फिर के मिट्टी के ऊपर आ रहा हूँ कि मिट्टी को तंदुरुस्त रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मिट्टी हमारा खनिज स्रोत है। सारे सारे के जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो सारा कुछ कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जितने भी इंपॉर्टेंट बोरॉन, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे लॉक है? ये सारे लॉक हो चुके हैं मिट्टी में। अब जब मिट्टी में ही वो उसकी कमी है तो हम लोग को बाहर से इतना सारा फर्टिलाइजर झोंक झोंक के डाल डाल के आर्टिफिशियल तरीके से एलिमेंट्स लाने पड़ रहे। मिट्टी में सब एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। भारतवर्ष में कार्बन, मिट्टी के अंदर कार्बन कितना होना चाहिए? 4%। डायरी में लिख दीजिए, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना उसको डायरी में लिख दीजिए। भारतवर्ष में अच्छी खेती के लिए मिट्टी के अंदर कार्बन की जरूरत कितनी है? 4%। और सर अवेलेबल कितना है? एक्चुअल में अवेलेबल कितना है? 0.4%, 0.4%। यानी कि 10 गुना कम है। जितना कार्बन होना चाहिए उससे 10 गुना कम है। अब कार्बन अगर कम है तो उसके अंदर बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकते, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं बन सकता है। वो मिट्टी तंदुरुस्त कभी बन ही नहीं सकती जहां पे कार्बन कंटेंट की इतनी ज्यादा कमी है, जहां पे खनिज स्रोत की कमी है। तो इस मिट्टी को तंदुरुस्त बनाने के लिए, इस मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, फसल को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फसल को एक ऑर्गेनिक मायने में, एक नेचुरल मायने में फिर से सही मायने में इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसकी नेचुरल ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसका ओवरऑल पैदावार बढ़ाने के लिए डीएमपीएल लेके आया एक शानदार प्रोडक्ट दोस्तों, जो हमने इतने जबरदस्त लॉन्चिंग के साथ हमने स्टार्ट किया है। ये प्रोडक्ट एग्री बूस्टर प्लस, ये एग्री बूस्टर प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो 100% नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया हुआ एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो मिट्टी के अंदर जाने के बाद, फसल के ऊपर जाने के बाद मिट्टी को भी पुनर्जीवित करने का काम करता है, मिट्टी को भी ऑर्गेनिक बनाने का काम करता है, और साथ ही साथ फसल को भी ऑर्गेनिक बना के उसको जो भी उसकी न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी उसकी ओवरऑल जितनी भी खनिज स्रोत की कमी, वो सारी कमियों को पूरा करता है दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा खेती के अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात करना चाहूंगा
कि जब हम खेती की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करता है। सारे हमारे किसान मित्र जानते हैं कि खेती के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप आता है कि मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को जोतना, खेत को जोतना। वहां पे मिट्टी को तैयार जब हम करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी को तैयार करते वक्त हम लोग यूरिया, डीएपी जैसे काफी सारे दानेदार फर्टिलाइजर को मिट्टी में भरते हैं। फिर इसके अंदर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसके अंदर पानी का कंटिन्यूस वहां पे पानी डाला जाता है। जब बीज अंकुरित होकर बाहर आता है, फसल बाहर आती है, तो फसल धीरे 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 करके ग्रो होना शुरू होती है। जब फसल ग्रो होती है तो उसके ऊपर पहले क्या होता है, फूल लगना शुरू होता है। फूल के ऊपर क्या लगना शुरू होता है, फल लगना शुरू होता है। और ये फल जब फाइनली जब बड़ा होता है तब उसकी कटाई होती है, और कटाई होके वो चीज मार्केट तक जाती है। तो ये जो खेती के अलग अलग स्टेप्स है कि मिट्टी को तैयार करना, फसल का विकास करना, फसल के विकास के बाद फूलों का विकास करना, फूलों के विकास के बाद फल का विकास करना, ये सारे जो भी विकास के जितने भी चरण है, जो अलग अलग स्टेप्स है के विकास के अलग अलग चरण, जड़ों का ग्रोथ करना यानी रूट का ग्रोथ करना, हमारे तंतुमूल का ग्रोथ करना, जितने भी हमारे हमारे विकास के जितने भी चरण है, ये सारे विकास के चरण का, विकास के स्टेप्स का, ग्रोथ के स्टेप्स का ध्यान रख के उसको 100% सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट है सर DMPL का एग्री बूस्टर। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जब भी हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये हमारा ऑल इन वन, यानी कि क्या है, ऑल इन वन ग्रोथ प्रमोटर, ऑल इन वन रूट मैक्सिमाइजर। यानी कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो आपके फसल के हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, कार्बन की रिक्वायरमेंट, विकास की रिक्वायरमेंट यानी कि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला ये एकमात्र प्रोडक्ट है। वाह दोस्तों, ऐसा शानदार प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है, और वो भी 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल होना दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि केमिकल फ्री, पर वो सही मायने में केमिकल फ्री बनाने का काम और सही मायने में ऑर्गेनिक बनाने का काम जो हमारे CMD सर और हमारी टीम के जो सोच के बदौलत और जो विजन के बदौलत जो डेवलप हुआ है, इस सोच को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। तो दोस्तों आइए अब प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करते हैं कि एग्री बूस्टर प्लस प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके फायदे क्या है, और इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कौन सी फसलों में हम कर सकते हैं। तो एग्री बूस्टर प्लस जैसे मैंने बताया कि ऑल इन वन ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्रोथ प्रमोटर यानी कि ग्रोथ के लिए काम करता है, रूट के लिए काम करता है, मिट्टी के लिए काम करता है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है। दोस्तों जैसे इंसानों को प्रोटीन, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, आज हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं हमारी खुद की विटामिन की कमी के लिए, हमारी मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की कमी के लिए। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा सर, अगर डायरी में लिख लीजिए, ये जो लाइन में बता रहा हूँ डायरी में लिख लीजिए, जैसे इंसानों को प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ती है वैसे ही पौधों को भी प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ती है, और एग्री बूस्टर प्लस पौधों का, फसल का प्रोटीन शेक है। जैसे हमको प्रोटीन शेक, मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, वैसे फसल को भी प्रोटीन शेक और मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। तो इस मल्टीविटामिन और प्रोटीन शेक को हम ग्रोथ प्रमोटर का नाम देते हैं, ऑल इन वन प्लांट फूड का नाम देते हैं दोस्तों। तो एग्री बूस्टर प्लस एक ऑल इन वन ग्रोथ प्रमोटर है जिसके अंदर 100% नेचुरली अवेलेबल ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फुलविक एसिड, सीवीड, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, सेकेंडरी एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, प्राइमरी एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, सारी चीजें सही मात्रा में अवेलेबल है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसके अंदर सारे खनिज स्रोत अवेलेबल है जो मिट्टी में जाके मिट्टी को पुनर्जीवित करने का काम करेगा। फसल के जो जड़ है वो रूट सिस्टम है, रूट जड़ों के जबरदस्त विकास के अंदर काम कर। दोस्तों अगर जड़ें मजबूत होगी तो ही फसल मजबूत होगी। वो कहते हैं ना कि अगर इमारत मजबूत बनानी हो तो बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, अगर बुनियाद मजबूत है तो इमारत तो मजबूत बनेगी ही। तो ये जड़ों के विकास में मदद करता है। जब पौधा बड़ा होता है तो पौधों के ऊपर पत्तों की हरे ग्रीनरी, हरा भरापन, उसके ऊपर कलियां ज्यादा से ज्यादा फूटना, फल अच्छे आना, फूल अच्छा आना, सारा काम ये करता है एग्री बूस्टर प्लस। तो दोस्तों अब ये काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ कि एग्री बूस्टर प्लस कैसे बना है। मैंने आपको समझा कि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड, फुलविक, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट के एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए, काफी सारी
जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए, जो काफी सही तरीके से प्लांट की ग्रोथ के अंदर मदद करती है, रूट के ग्रोथ के अंदर ये मदद करती है दोस्तों। तो एग्री बूस्टर प्लस जैसे ही मिट्टी के अंदर जाता है, ये सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी के अंदर कार्बन कंटेंट की कमी को पूरा करता है। कार्बन कंटेंट की कमी को पूरा करके ये क्या करता है, जो मैंने बताया कि जो 0.4% कार्बन है, इसको ये धीरे 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 आगे बढ़ा के 4% तक ले जाने की कोशिश करता है दोस्तों। ये कार्बन कंटेंट की कमी को जैसे ही पूरा करता है, वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होता है। जब मित्र जीवाणु वहां पे पनपने लगेंगे, केंचुए दिखने लगेंगे, मिट्टी फिर से मुलायम होने लगेगी। मिट्टी जैसे ही मुलायम होने लगेगी, वहां पे फिर से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन उसके अंदर लॉक हो पाएंगे, वहां पे खनिज स्रोत अवेलेबल हो पाएंगे। तो ये सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी को सुधारता है। जैसे ये शरीर के ऊपर हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होता है सर, हमारे छोटे छोटे पोर्स से, जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ के ऊपर छोटे 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 पोर्स है, तो ये पोर्स से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। हमारे चेहरे के ऊपर से हर जगह पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। तो क्या पसीना बाहर निकलता है, उसका मतलब क्या है कि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, यानी कि अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रही है, अंदर के कचरे को बाहर फेंक रही है। तो मिट्टी के ऊपर भी छोटे 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 पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ही एग्री बूस्टर प्लस मिट्टी के अंदर जाता है, तो दोस्तों ये जो पोर्स है ना, पोर्स क्या होता है, ओपन होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। जब ये पोर्स खुलने लगते हैं तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा जो टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि जो जहरीले तत्व मिट्टी के अंदर, वो बाहर आ सकते हैं। जब जहरीले तत्व बाहर आने लगेंगे, हवा ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी, तो क्या होगा, जड़ों का विकास जबरदस्त होगा। ये जड़ों के विकास को अच्छा करता है, कार्बन कंटेंट की कमी को पूरा करता है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ सारे न्यूट्रिशंस को वहां पे जमीन में अवेलेबल कराता है, पीएच को बैलेंस करता है। आज के डेट में मिट्टी की पीएच को बैलेंस करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी शरीर बॉडी की भी पीएच बैलेंस होनी चाहिए, वैसे ही मिट्टी की पीएच अगर 8 के ऊपर चली जाए, यानी अगर बेसिक पीएच हो जाए, अल्कलाइन सॉल हो जाए, वो कहते हैं ना अल्कलाइन सॉइल, तो ये अल्कलाइन सॉइल खारी मिट्टी बोलते हैं ना, अगर खारी मिट्टी अगर हो गई तो उसके ऊपर खेती करना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। तो ये पीएच को भी बैलेंस करता है, और ये पीएच को 5.5 से 6 के करीबन लाने की कोशिश करता है पीएच को, जिससे अच्छे से अच्छी तरीके से वहां पे खेती हो सके। तो दोस्तों ये पीएच को बैलेंस करता है। फिर जब इसका स्प्रे पौधों के ऊपर किया जाता है, फसल के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है, तो ये पत्तों को हरा भरा बना दी, ग्रीनरी बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या करता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कलियां फूटे, जितनी ज्यादा कलियां फूटेगी उतने ज्यादा पत्ते आएंगे, जितने ज्यादा पत्ते आएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, उसके ऊपर फूल आएंगे, जितने अच्छे फूल आएंगे, ज्यादा फूल आएंगे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फल आएंगे, और जितने ज्यादा फल आएंगे उसका रंग रूप आकार वजन इतना जबरदस्त शानदार बनाएगा ये, कि जो आपकी पैदावारी है वो कम से कम 30 से 40% तक पैदावारी बढ़ाने का काम डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस करेगा दोस्तों। कम से कम 30 से 40% पैदावारी बढ़ाने का काम, मिट्टी को पुनर्जीवित करने का काम, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक मिट्टी की तरफ ले जाने का काम ये हमारा डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस करेगा। अब मैं समझाता हूँ कि क्या ये एक यूनिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है दोस्तों। डायरी में लिखिए कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो ये प्रोसेस से काम करता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर काम करता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर किया जाता है ना, तो पत्तों के ऊपर छोटे 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 शक्कर के दाने जैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, छोटे 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 शक्कर के दाने जैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अब हम लोग ने क्या बचपन में अगर साइंस पढ़ा है, ये हमने देखा है कि जब भी हम एक लाइट है, अगर लाइट को अगर हम किसी भी एक क्रिस्टल यानी कांच के पत्थर के यानी क्रिस्टल से अगर हम पास कराए, तो क्या होता है, वहां से बहुत सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। वहां पे क्या होता है, जो हमारी सौर्य ऊर्जा है यानी कि सनलाइट है, ये सनलाइट क्या है वहां पे फैलती है। तो ये जो इसके ऊपर बने जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल्स की वजह से क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, तो ये सनलाइट की वजह से वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पत्तों के पूरे पत्ते के ऊपर और जड़ों के ऊपर और उसके स्टेम्स के ऊपर सनलाइट अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आज हम जो ये दे रहे हैं ना एग्री बूस्टर प्लस, वो तो क्या है, वो तो एक प्रकार का पौधों का फसल का प्रोटीन शेक है। पर खाना कहाँ से मिलेगा? आज अगर हम लोग सिर्फ अश्वगंधा, मोरिंगा, कोलोस्ट्रम इसके ऊपर तो जिंदा नहीं रह सकते। रोटी दाल चावल तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारा फूड है, हमको फूड तो लेना ही पड़ेगा, हम तो उसके ऊपर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो वैसे ही एग्री बूस्टर प्लस एक सप्लीमेंट है, पर फसल का खाना क्या है?
फसल का खाना सौर्य ऊर्जा है, सनलाइट। बिना सनलाइट के किसी भी फसल का ग्रोथ होना नामुमकिन है। इस सनलाइट को अच्छी तरीके से पत्तों के ऊपर अवेलेबल कराने का काम करती है एग्री बूस्टर प्लस, क्योंकि उसके ऊपर जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स, शक्कर के दाने जैसे जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, वो उसके ऊपर पूरी सौर्य ऊर्जा अवेलेबल करवाता है दोस्तों। तो ये एग्री बूस्टर प्लस एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर काम करके पत्तों के ऊपर सौर्य ऊर्जा को अवेलेबल कराता है। जितनी ज्यादा सौर्य ऊर्जा उतना ज्यादा खाना, जितना ज्यादा खाना उतना ज्यादा ग्रोथ, जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा वहां पे पत्ते हरे भरे होना, जड़ों का विकास होना, ज्यादा से ज्यादा फूल आना, ज्यादा से ज्यादा फल आना, अच्छी क्वालिटी के फल आना, अच्छे रूट्स डेवलप होना, अच्छे जड़ों का विकास होना, और आपकी फसल की पैदावारी कम से कम 30 से 40% बढ़ाने का काम दोस्तों इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होता है। तो हमने समझा कि प्रोडक्ट कैसे बना है, हमने समझा कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अब प्रोडक्ट को इस्तेमाल कब और कैसे करना है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एग्री बूस्टर प्लस एक पंप में, जो किसान ये पंप जो पीछे कैरी करते हैं, 15 से 16 लीटर की पानी की टंकी होती है, 15 से 16 लीटर की पानी की टंकी में एग्री बूस्टर प्लस हमें 25 से 30 ml, 25 से 30 ml एक 15 लीटर के पंप में हमको डालना है। ये हर एक बॉटल के ऊपर एक मेजरिंग कैप दिया गया है सर, वो मेजरिंग कैप के अंदर 25 से 30 ml लिक्विड लेना है, 25 से 30 ml एग्री बूस्टर प्लस हमको लेना है, और वो 25 से 30 ml एग्री बूस्टर प्लस हमको एक 15 लीटर के पंप के अंदर अच्छे से डाल के घोल देना है, मिक्स कर देना है। एग्री बूस्टर प्लस को यूज करने से पहले बॉटल को अच्छी तरीके से शेक करना है, हिलाना है, अच्छी तरीके से बॉटल को हिला के 25 से 30 ml एक पंप के अंदर डाल के फिर से पंप के अंदर मिक्स कर देना है, और फिर स्प्रे करना है पौधों के ऊपर, इसको अच्छे से फसल को स्प्रे करना है। अब स्प्रे कैसे करना है, हम लोग क्या है, कई बार किसान इतनी हड़बड़ी में होते हैं, जो हमारे खेत मजदूर होते हैं, कई बार इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि फटाफट फटाफट स्प्रे करके निकल गए। नहीं, ऐसा हड़बड़ी में स्प्रे नहीं करना। आप लोग नहाने बैठते हो तो क्या सिर्फ ऐसे पानी की बाल्टी लेके सिर्फ सिर के ऊपर डाल के 2 मिनट में निकल जाते हैं? हम लोग नहीं निकलते। हम लोग क्या करते हैं, साबुन लेते हैं, साबुन को अच्छे से पूरे शरीर के ऊपर रगड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम नहाते हैं, ताकि पूरे शरीर का मैल वहां से चला जाए। तो वैसे ही पत्तों के ऊपर हमको स्प्रे ऐसे करना है कि धीरे धीरे नहलाना है पत्तों को, नीचे के सिरे से ऊपर के सिरे से, नीचे के सिरे से ऊपर के सिरे से अच्छे से नहलाना है। क्यों? जितना अच्छी तरीके से आप स्प्रे करोगे, नहलाओगे, उतना ज्यादा वहां पे एग्री बूस्टर प्लस अवेलेबल हो पाएगा, उतना ज्यादा वहां पे आपको ग्रोथ और रिजल्ट दिखेगा। फिर आप ऐसे हड़बड़ी में 2 मिनट में स्प्रे करके निकल गए, और ये उम्मीद करेंगे कि सर हम लोग 2 सेकंड में स्प्रे करके निकल गए, रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा रिजल्ट आने में दिक्कत होता है। क्यों? मैंने बताया कि हम लोग जब नहाते भी है तो हमको अच्छी तरीके से साबुन को रगड़ के नहाना पड़ता है, वैसे ही हमको अच्छी तरीके से क्या है, पत्तों को नहलाना पड़ता है। तो पत्तों को अच्छी तरीके से नहला के फसल को हम लोग पूरी तरीके से कवर करने का काम करते हैं दोस्तों। अब ये मैंने बताया 25 से 30, 25 टू 30 ml आपको 15 लीटर की पानी में टंकी में डाल के आपको इसको स्प्रे करना है पत्तों के ऊपर। और यदि अगर आप इसको मिट्टी के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्टली मिट्टी के अंदर डाल रहे हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई पद्धति के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, या ड्रेंचिंग के थ्रू यानी मोटर के पानी के साथ, तो आपको ये 500 ml 1 एकड़ में डालना है। 1 एकड़ में 500 ml यानी कि आधी बोतल आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है। अब क्या होता है कि पानी की टंकी होती है, ड्रिप इरिगेशन की टंकी होती है, 200 लीटर की पानी की टंकी होती है। वो 200 लीटर की पानी की टंकी में 500 ml लिक्विड खाली करके आप जरा वो पानी की टंकी में उसको मिक्स कर दीजिएगा, और उसको छोड़ दीजिए ड्रिप इरिगेशन के माध्यम के थ्रू या ड्रेंचिंग के यानी कि मोटर के पानी के साथ। 500 ml प्रति एकड़, 500 ml प्रति एकड़ आपको इसे यूज करना है, जब आप इसको ड्रिप यानी कि सिंचाई पद्धति या ड्रेंचिंग के माध्यम से यूज कर रहे हो। अब कौन से स्टेज पे यूज करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको इसे यूज करना है जब आप क्या है, जब आपका खेत तैयार हो रहा है। जब खेत तैयार हो रहा है तो यूरिया डीएपी के साथ आप इसको, यूरिया डीएपी जैसे अन्य फर्टिलाइजर दानेदार खाद, आप इसके साथ 500 ml को मिक्स करके भी आप इसको डाल सकते हो सीधा जमीन के अंदर। या जब आप पहला पानी छोड़ रहे हो, तो पहला पानी छोड़ते वक्त भी आप इसको ड्रिप इरिगेशन की टंकी में, ड्रिप की टंकी में आप इसको 500 ml इसको डाल सकते हो। अब सवाल आता है, सर आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कि हमें यूरिया डीएपी यूज नहीं करना है। पर दोस्तों देखिए, एक चीज समझे कि हम लोग किसी भी आदत को रातों रात तो बदल नहीं सकते।
अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैं अगर दिन की 40 सिगरेट पी रहा हूँ, कोई आके मेरे को बोलेगा कि ये सिगरेट हानिकारक है, तो मुझे मालूम है सिगरेट हानिकारक है, मुझे मालूम है सिगरेट से कैंसर होता है, मुझे मालूम है सिगरेट से बीमारी होती है। पर अगर मुझे एक ही दिन में बोला जाएगा सिगरेट बंद कर दो, तो मैं बंद नहीं करूंगा। क्या होता है कि हमको धीरे धीरे आदत डाल के छुड़वाना पड़ता है। पहले 40 सिगरेट से 30 सिगरेट, 30 से 20 सिगरेट, 20 से 10 सिगरेट, 10 सिगरेट से 5 सिगरेट। वैसे ही यूरिया डीएपी को हमको यूरिया डीएपी और केमिकल एक ही दिन में खत्म नहीं कर सकते। किसान को जाके बोलना पड़ेगा, यार आप जब 2 बोरा यूज कर रहे हो, 1 बोरा यूरिया 1 बोरा डीएपी, तो आप 1 बोरा यूरिया 1 बोरा डीएपी जो आप यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे आप आधा बोरा यूरिया आधा बोरा डीएपी यूज करो, कम करते जाओ। अगली फसल में उससे आधा करो, उसकी अगली फसल में उससे थोड़ा कम करो, और साथ ही साथ हमारा एग्री बूस्टर प्लस आप डालते जाओ। तो क्या होगा, उससे उसका रिजल्ट पे भी उसको असर नहीं इतना ज्यादा दिखेगा, और उसके भी दिमाग में ये चीज उतरेगी कि नहीं यार, मैं एग्री बूस्टर प्लस में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, जैविक प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ, उससे भी हमें रिजल्ट तो मिल रहा है। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे हल्का सा कम करवाना है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले कब, जब मिट्टी तैयार हो रही है तो आप उसके साथ डाल सकते हो, जब पहला पानी डाल रहे हो तो आप पहले पानी के साथ ड्रिप इरिगेशन में डाल सकते हो। सेकेंड, आपको इसको स्प्रे करना है कब, जब आपका फसल बीज अंकुरित होकर जब पौधा बाहर आके इतना हल्का सा 3-4 इंच का जब पौधा हो जाता है, तब पहला स्प्रे करना है। ध्यान से सुनिए, जब आपका बीज अंकुरित होने के बाद पौधा जब बाहर आता है, फसल जब बाहर आती है जमीन के ऊपर, जब बीज अंकुरित होने के बाद 3 से 4 इंच का जब फसल होता है, तब इसका पहला स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे इसका कब करना है, जब आपका फसल विकास के चरण के ऊपर, यानी ग्रोथ फेज के ऊपर जब आपका ये फसल है, तब आपको सेकेंड स्प्रे करना है। यानी करीबन जब 1 फुट के आसपास का आपका फसल हो जाए, उसके ऊपर जब पत्ते आने लगे, कलियां ज्यादा से ज्यादा फूटने लगे, तब इसका आपको सेकेंड टाइम स्प्रे करना है। थर्ड टाइम स्प्रे कब करना है, जब इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाए, जब फ्लावरिंग स्टेज हम बोलते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज यानी कि फूल लगने के स्टेज के ऊपर आपको इसको तीसरी बार इस्तेमाल करना है। जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाए, यानी कि फ्रूट सेटिंग जब शुरू हो जाए, तब इसको आपको चौथी बार इस्तेमाल करना है। यानी कब, सबसे पहले जब जमीन को तैयार किया जा रहा है, तब पहला यूज करना है। सेकंड, जब मैंने बताया कि जब आपका बीज अंकुरित होकर जब पौधा बाहर आता है, तब। थर्ड, जब ग्रोथ स्टेज के ऊपर हो, तब। चौथा, जब आपका फूल आना शुरू हो जाए। पांचवा, जब इसके ऊपर फल आना शुरू हो जाए। ये 5 स्टेज के ऊपर आपको इसको स्प्रे करना है या जमीन में डालना है। दोस्तों, अगर आपका फसल आलू या प्याज या लहसुन जो जमीन में उगने वाले फसल है, तो आप इसको जब जड़ों के विकास की जरूरत हो, तब आप इसको ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं। जड़ों का इतना जबरदस्त विकास करेगा कि दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त जड़ों का विकास करेगा। तो जड़ों के विकास के लिए जमीन में आप इसको डाल सकते हो। जब भी पत्तों के ऊपर न्यूट्रिशन की कमी लगे, कई बार क्या होता है, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाए, फसल पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो जब पत्ते पीले पड़ना जब शुरू हो जाते हैं, फसल जब पीली पड़ना शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उसके अंदर विटामिन की कमी है, उसके अंदर मिनरल्स की कमी है, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो जब पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको जड़ों के विकास की जरूरत हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको अलग अलग चरण बताए कि जब भी फसल का विकास हो रहा हो, फूल आ रहे हो, फल आ रहे हो, तब आप इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों 25 ml से 30 ml, 25 to 30 ml एक पानी की टंकी में, यानी 15 लीटर के पानी के पंप में डाल के इसको स्प्रे करना है। जमीन में डाल रहे हो तो 500 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। यूज करने से पहले बॉटल को अच्छे से हिलाना है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखा जाए कि किसान मित्र को बहुत ही प्यार से समझाना है कि आप धीरे धीरे करके यूरिया डीएपी जहर का इस्तेमाल कम करो, और धीरे धीरे करके आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ आओ, जिससे आपको जबरदस्त जड़े, जबरदस्त मिट्टी, पुनर्जीवित मिट्टी, अच्छी जमीन, अच्छी फसल, अच्छी नस्ल आपको देखने मिले। तो दोस्तों, ये जो जहर मुक्त राष्ट्र बनाने का जो हमको विजन है, जो हमको जहर मुक्त खेती करने का जो हमारा विजन है, इसका निर्माण करने के लिए जो हमको हमारी जड़ें जो हमको मजबूत बनानी है, इस जड़ों को मजबूत बनाने के लिए डीएमपीएल के सारे दिग्गज लीडर, सारे नेटवर्कर, सारे लीडर, सारे टीम मेंबर, सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, सबकी बैग में एग्री बूस्टर प्लस की एक एक बोतल तो कम से कम होनी चाहिए। कि आप जहां पे भी जा रहे हो, रास्ते में कोई किसान मिल रहा हो, वहां पे जाने के बाद कोई किसान मिल रहे हो, घर के बाजू में किसान मिल रहे हो, आपके गांव में गांव के बाहर मिल रहे हो, या बस स्टैंड पे मिल रहे हो, ऑटो स्टैंड पे मिल रहे हो, कहीं पे भी अगर किसान मिल रहे हो, किसान को जरा 5 मिनट बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसको पूछो कि कैसा कैसा कैसी खेती चल रही है, कैसे हालचाल है। अब इस साल, यानी कि इस
मॉनसून के टाइम पे क्या फसल करने का इरादा है, कैसे करने का इरादा है, तो उनको प्यार से समझाइए। यार इतना जहर भरोगे मिट्टी में, इतना जहर, तो हम लोग जो खा रहे, जो खाना खा रहे, उसके अंदर इतना जहर है। आज की डेट में पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इतनी जो जबरदस्त बीमारी है वो कहाँ से फैल रही है? हम लोग का जो खाना प्रदूषित हो चुका है, वो खाना जो प्रदूषित हो चुका है, हवा प्रदूषित हो चुकी है, पानी प्रदूषित हो चुका है, मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है उसके कारण। तो इसका जिम्मेदार हम सब है। तो किसान मित्र को बिठा के समझाइए कि अच्छा खाना, अच्छी मिट्टी, अच्छी हवा यदि हमें चाहिए तो हमें एग्री बूस्टर प्लस के बारे में उनको समझाइए, उनको डिटेल दीजिए और बताइए कि आप धीरे धीरे करके अपना केमिकल का इस्तेमाल कम करके आप एक ऑर्गेनिक की तरफ आप आगे बढ़िए, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों सभी की बैग में एक बॉटल एग्री बूस्टर प्लस का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों ये चीज को आप बड़ी ध्यान से समझ लीजिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट समझाओगे, जितना ज्यादा भूमिका को समझाओगे, जितना ज्यादा आप अपने विजन को बेचोगे, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, विजन बेचना है। हमारा विजन क्या है? जहर मुक्त राष्ट्र, स्वस्थ फसल, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, ये हमारा जो मिशन है, ये मिशन और विजन को हमको बेचना है। प्रोडक्ट तो खुद ब खुद जाके बिकेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ यहाँ पे मेरे एंड से, और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोडक्ट के जितने भी हम क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हमारी मैनेजमेंट टीम तक इसके क्वेश्चन आंसर्स जाएंगे। हम पूरा वक्त लेके हर एक सवाल जवाब का जवाब आपको रिटर्न के अंदर देंगे, और एक ऐसी मीटिंग हम लोग करते रहेंगे जहां पे हम प्रोडक्ट की और डिटेल के बारे में बात करते रहे। आने वाले टाइम में जो मानसून का टाइम है वहां पे धान की खेती, बहुत जम के धान की खेती होगी, काफी जगह पे गन्ने की खेती होगी। ये सारी जो भी खेती होने वाली है दोस्तों, इसके अंदर एग्री बूस्टर प्लस का इस्तेमाल आप आराम से कीजिए। इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपकी उम्मीद के बाहर का रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट। और सभी को मैं बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर इस सुबह की मीटिंग में सभी ने अपना इतना कीमती वक्त दिया। अगेन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मेहता सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और बहुत ही शानदार शानदार जबरदस्त जानकारी आज नॉलेज हमारे जितने पार्टनर्स हैं उनको मिला, और डेफिनेटली इस नॉलेज को लेकर पूरा धूम मचाने वाले हैं जितने डीएमपीएल पार्टनर्स हैं पूरा मार्केट में। और जो हमारा मिशन है, विजन है स्वस्थ भारत, ठीक है, तो उसके लिए तो हमारा सबसे स्वस्थ हवा, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पानी, सब चीज, वो पूरा एनवायरनमेंट को स्वस्थ बनाने में हमारे सभी पार्टनर पूरे देश का सेवा करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी जितने पार्टनर जो यहाँ पर अवेलेबल है, मैं सबसे चाहूंगा एक बार जबरदस्त, जो भी आपको आज जो जानकारी मिला उसको लेकर आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। बस अपने पास 3 मिनट का समय है, तो बिल्कुल आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं आज की जानकारी को लेकर। क्या बात है, जबरदस्त जानकारी। लोकेश भोपचे जी, गोवर्धन साहू सर, बहुत ही शानदार। देवांगन जी, अल्टीमेट जानकारी, क्या बात है। गौरी ठाकुर जी, बहुत अच्छा है, ग्रेट इंफॉर्मेशन, क्या बात है, क्या बात है। विकास कौशल जी, सुपर फैंटास्टिक, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। रामेश्वर सर, श्रद्धा साहू मैडम, शानदार इंफॉर्मेशन, क्या बात है। गायत्री देवांगन मैडम, बहुत शानदार जानकारी। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग सेशन, अविनाश जी, राहुल बुंदेला सर, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। फिर से आग लग है बोल रहे हैं, क्या बात है, द्वितीय जानकारी।